बर्निंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंशुल जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदें बेचें, बने रहें, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होने चाहिए और कितने समय तक वहाँ बने रहना चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए या नहीं। और इन सब के बीच में 1600 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जो है इस समय जुड़े हुए हैं, सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से। हमारे फेसबुक और ऐप पर भी दर्शक जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन कि हमारे इस लिंक को जितना हो सके आप और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये पहुंच हो सके। तो इसके लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं या फिर अपने मित्रों, अपने परिवारजनों, अपने ऑफिस के कलीग्स को आप भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या रुझान देखने को मिलता है। स्विगी के साथ शुरुआत करेंगे। नतीजे आए हैं कल कंपनी के और घाटा जो है कंपनी का घटा है। 657 करोड़ रुपए से कंपनी का घाटा घट करके हो गया 625.5 करोड़ रुपए। तो 5% के आसपास कंपनी का घाटा घटता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। आय में वृद्धि हुई है करीब 30% के आसपास की। 3601 रुपये के आसपास कंपनी की आय 30% बढ़ करके रही है। लेकिन कंपनी ने कल एक बड़ी अनाउंसमेंट भी की थी, उसको बताएं उससे पहले आपको बता दें कि दूसरी तिमाही में कंपनी के पास जो ग्राहकों की संख्या है, जो यूजर्स की संख्या है, यूनिक यूजर्स की संख्या, उसमें 19% के आसपास का इजाफा देखने को मिला और ये पिछले साल के मुकाबले बढ़ करके अब पहुँच गई 1.71 करोड़ के आसपास। और जो कल खबर आई, खबर ये थी कि 10 मिनट की जो इनकी डिलीवरी की जो बोल्ट सेवा है उसका कंपनी करने जा रही है विस्तार। और ये विस्तार जो है वो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में करने जा रही है। करीब 400 शहरों में कंपनी जो है इस सेवा को लॉन्च करने जा रही है। तो ये तमाम वो खबरें हैं जिसके चलते कल भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया स्विगी के अंदर। और आज भी हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही थी। हालांकि शुरुआती कारोबारी सत्र में हमने देखा कि ये तेज़ी थोड़ी और बढ़ी हुई थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ है। अभी 3% ऊपर स्विगी का शेयर 516-517 के बीच में ट्रेड करता हुआ। सर, इस रैली में कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है स्विगी आपको? देखिए, सरप्राइजिंगली मैंने कल ही स्विगी की 10 मिनट डिलीवरी वाली जो सर्विस है उसको यूज करने की कोशिश की थी बनारस में। उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन इवेंचुअली ये चीजों को सुधारते हुए दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। जब प्रॉफिटेबल होगी तब मेरा इंटरेस्ट आएगा। अगर आपके पास है तो अभी के लिए आईपीओ हाई 490 के ऊपर, प्रिसाइसली 490 का आईपीओ हाई था, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो 485 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके रख सकते हैं। धीरे धीरे अगर ये एक्सपेक्टेशन से पहले प्रॉफिटेबिलिटी आ गई इस कंपनी में, तो इस स्टॉक में भी अच्छी तेजी डेवलप होगी। ऐसा नहीं है कि तेजी डेवलप नहीं होगी। प्रॉफिटेबल जिस दिन हो जाएगी, इस स्टॉक में आपको एक अलग लेवल की तेजी देखने के लिए मिलेगी। तो तब तक थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। जैसे ही प्रॉफिटेबल, मतलब नेट लॉस से प्रॉफिटेबल आने लगेगी कंपनी, अब आराम से स्टॉक का प्राइस कहीं भी 1000 के आसपास देखेंगे। तो समय दे सकते हैं तो होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो 485 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। जब तक ये तेजी बनी हुई है तब तक लॉन्ग खेल सकते हैं। 485 के स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। शॉर्ट टर्म व्यू है आपका तो, और लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहिए। जो लेवल्स आपको बताए गए उनका आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगली कंपनी लेकर के आते हैं वंडरला हॉलीडेज़ को लेकर के जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। वंडरला पे खबर क्या आई है वो जरा आपको बताते हैं। बोर्ड ने QIP, प्राइवेट प्लेसमेंट और भी बहुत सारे विकल्पों के ज़रिए कंपनी को रकम जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है। और आपको बता दें कि करीब 800 करोड़ रुपए कंपनी जो है वो जुटाएगी। अब वो एक माध्यम से को उसके जरिए जुटाती है या फिर अलग अलग माध्यम से, वो कंपनी के ऊपर जो है निर्णय होगा। एक बार या फिर उससे ज़्यादा बार में ये कंपनी जो है रकम जुटा सकती है। 800 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है विस्तार के लिए। और आपको बता दें कि आज शानदार मूव है। शायद और भी कोई खबर हो वो थोड़ी देर में निकल के हो सकता है, लेकिन आज शानदार मूव देखने को मिल रहा है 8% ऊपर। और एक समय तो काफ़ी शानदार मूव और ज़्यादा 947 का इंट्राडे हाई है इसका, अपने 52 वीक हाई के बिल्कुल नज़दीक के आसपास अब जाने की कोशिश करता हुआ 1051 का जो कि है। सर, वंडरला हॉलीडेज़ आपकी टिप्पणी क्या होगी? 893 पे ट्रेड करता हुआ 8% ऊपर। देखिए, ये स्टॉक में बहुत अच्छी आज का अगर वॉल्यूम देखें तो एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम है। 2028% वॉल्यूम राइज हुआ है। 1.5 मिलियन का वॉल्यूम है अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। तो ये बहुत बेहतरीन वॉल्यूम राइज है। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है।
क्लेमेटिक मूव के बाद कंप्लीटली साइडवेज है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस था 928 का, सुबह वहां तक गया, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है, तो स्टॉक उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए। फ्रेश बाइंग की तो कोई सलाह नहीं है। अगर आपके पास है तो 845 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के एक बार होल्ड कर सकते हैं। 928 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तब कुछ तेजी इसमें डेवलप होगी, तो एग्जिस्टिंग होल्डर्स को होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए आज से अवॉइड करते चलिए। चलिए, तो मौजूदा जो शेयरधारक हैं उनके लिए होल्ड करने की सलाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या खबर है, और वो है ओला इलेक्ट्रिक। ओला पे हमने काफ़ी बातचीत की और ये शेयर में पिछले कुछ दिनों में क्या मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। खबर क्या है? खबर ये है कि दिसंबर के अंदर 4000 नए स्टोर जो है वो कंपनी की खोलने की योजना है। और आपको बता दें कि ये कंपनी जो है वो 20 दिसंबर को ये तमाम स्टोर खोलेगी। दिसंबर महीने में करीब 4000 स्टोर खोलने की योजना है। 20 दिसंबर को एक साथ ये तमाम स्टोर्स की जो है वो शुरुआत कर दी जाएगी। और इसके अलावा जो कंपनी के में काफ़ी शिकायतें आ रही थी उसको कंपनी ने दूर किया है। हाल में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से बाय कॉल आई है। गोल्डमैन सैक्स 137 रुपये का टारगेट अब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। HSBC बैंक ऑफ अमेरिका ने शेयर पर 110 और 120 रुपये, HSBC ने 110 और बैंक ऑफ अमेरिका ने 120 रुपये तक का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। शेयर में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। क्या कहेंगे सर, अब 100 के नज़दीक आता हुआ, आज तो 100 का लेवल क्रॉस भी कर दिया था इंट्राडे लेवल पे, क्या आपकी सलाह रहेगी 4.5% के आसपास की बढ़त? क्या यहाँ पे आपको लगता है कि चूक हो गई थोड़ी सी? इस शेयर में उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की रिकवरी आएगी। जो लोग फंसे थे, कई सारी टिप्पणियाँ मैं देख रहा था कल आ रही थी कि आप लोगों ने मुझे लॉस में बिकवा दिया और ये शेयर तो अब काफ़ी अच्छा कर रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के? देखिए, क्लासिक केस ऑफ पीआर एक्टिविटी है। मैं इस पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करूंगा। जब तक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है, आप कोई भी कंपनी है 2 3 साल 4 साल से ज्यादा नहीं चला सकते, उसके बाद इवेंचुअली वो डूब जाती है, क्योंकि खर्चे और सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए। आपने कह दिया 4000 स्टोर खोलेंगे। रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल की ऐसी मैंने बहुत एजीएम सुनी है कि अगले क्वार्टर तक कंपनी डेट फ्री हो जाएगी और फलाना ढिकाना। लास्ट में गिरते गिरते स्टॉक सब 50 60 पैसे आके रह गए हैं। तो मैं जब तक एविडेंस ना दिख जाए, आई वोंट बिलीव द स्टोरीज। पीआर एक्टिविटी मैंने भी बहुत देखी है मीडिया इंडस्ट्री में, आप भी, आपको भी पता है पीआर एक्टिविटी किस तरीके से चलती है। तो फिलहाल के लिए अगर आपके पास है स्टॉक तो 92 का स्टॉप लॉस 84 जो हमने दिया था उसको मॉडिफाई करके 92 कर लीजिए। 92 के नीचे स्टॉक से आपको एग्जिट करना है। धीरे धीरे करके जब ये पीआर एक्टिविटी की हवा निकलेगी, अगर ये पूरा कर लिए तो आपको वापस एंट्री का मौका मिलेगा। नहीं पूरा किए तो वर्टिकली उतनी तेजी से स्टॉक नीचे भी आ जाएगा। तो मेरा नजरिया स्टॉक पे तब तक नहीं बदलेगा जब तक ये स्टॉक प्रॉफिटेबल ना हो जाए। वैसे आपको बता दूं, मैं इसको अवॉइड लिस्ट में ज्यादा रखता हूं, क्योंकि फंडामेंटल खराब हो और कंपनी फंडामेंटल सुधारने से ज्यादा पीआर एक्टिविटी पे पैसा खर्च करे, तो आपको एक क्लियर हो जाता है कि डायरेक्शन ही गलत है मैनेजमेंट का। जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए उस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा है। इतना पैसा आप पीआर पे खर्च कर रहे हैं, उतना ही पैसा आप 100 सर्विस सेंटर खोलने में अगर लगा दिए होते तो आपके कम से कम 10% ग्राहक जो लाइन है वो कम हो गई होती। तो ठीक है, आप गलत जगह आप पैसा लगा रहे हैं, इवेंचुअली 4 6 महीना लगेगा वो चीज बाहर निकलने में, बट स्टॉक कहीं भी जाके 10 20 रुपए के आसपास सेटल होगा। या आप 1 साल 1.25 साल का समय दे दीजिए, दिख जाएगा आपको। चलिए, तो आपको लगाना है 92 रुपये का एक स्टॉप लॉस और उसके बाद से जो लेवल्स बताए गए हैं उनका रखना है आपको ध्यान। और अभी के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित यहाँ पर होने की आवश्यकता नहीं है, अंशुल जी का ऐसा मानना है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए, इस पर भी हमने आपसे बातचीत की थी, वो है रिलायंस पावर। आज खबर यहाँ पर ये आ गई है कि जो सोलर एनर्जी के जो काउंसिल है SCCI, उसने कंपनी पर जो रोक थी उसको जो है वो हटा दिया है। और इस रोक के तहत जो है इस रोक के हटने के बाद अब सभी जो टेंडर होंगे उसमें रिलायंस पावर भी अप्लाई कर सकती है, उसके लिए बोली लगा सकती है। 6 नवंबर को, यानी पिछले महीने करीब एक महीने पहले SCCI ने कंपनी पर टेंडर में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी थी और अब वो जो है रोक जो है वो हटा दी गई है। और इसके बाद शेयर में थोड़ा एक उत्साहजनक माहौल जो है 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। आर पावर सर बड़ा ही वॉलेटाइल काउंटर और काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आज 5% के अपर सर्किट पे है। आपका व्यू क्या रहेगा रिलायंस पावर को लेकर के 41 रुपये के आसपास?
सर यहाँ पे अपर सर्किट लगा है तो एक और सर्किट के साथ ये एक्सटेंड करके क्वार्टरली वीवैप 45 तक आ सकता है, बट वो उसके ऊपर निकलेगा ऐसा मेरे को लगता नहीं है। मैं इन काउंटर्स में बाई सेल किसी तरह की सलाह नहीं देता हूँ। मेरी एक ही सलाह होती है, जहाँ मैनेजमेंट खराब है वहां से आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि धंधा कितना भी अच्छा हो, अगर धंधा चलाने वाला ईमानदार नहीं है तो वो पैसा आपको कमा के नहीं देगा। महत्वपूर्ण बात आपकी। और इन सब के बीच में अगली कंपनी अब आगे बढ़ते हैं, लेकर के आते हैं जरा स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल के आई हैं। आरवीएनएल रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, जिस पर कि थोड़ी देर पहले हम कई सारी कंपनियों में बात कर रहे थे, लेकिन रेलवे पे आप किराए आरवीएनएल पे लगातार ऑर्डर्स मिलते हुए कंपनी को दिखाई दे रहे हैं। 186 187 के बीच में कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर मिला है ईस्ट सेंट्रल रेलवे से। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के डिज़ाइन, सप्लाई और भी बहुत सारे काम थे, लेकिन ग्राफिक्स में सब मेंशन नहीं कर सकते थे। ऊपर रिलीज में इतने टेक्निकल वर्ड्स होते हैं कि फिर वो सबको मेंशन करना और आपके लिए समझना ही मुश्किल हो जाता। आपको बता दें कि ये धनबाद के गोमो और पतरातू सेक्शन का जो के बीच का जो है जो इलाका है, वहाँ पर उस सेक्शन के लिए जो है कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। और जब हमने खबर बनाई थी करीब आधे फीसद ऊपर चल रहा था आरवीएनएल का शेयर। अभी देखते हैं क्या चल रहा है, अभी 0.25% के आसपास ऊपर है। आरवीएनएल में लगातार हम देख रहे हैं कि ऑर्डर से जुड़ी हुई खबरें वो समय समय पर आती रही हैं। काफ़ी अच्छा मूव दिया सर पिछले 6 महीने में। काफ़ी पिटाई के बावजूद 25% का अभी भी रिटर्न देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? लगातार इसी महीने जो है, पिछले महीने तक के आखिर तक 100 200 करोड़ के बहुत सारे ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं। आरवीएनएल के की स्थिति क्या बाकियों से, बाकी रेलवे शेयरों से कुछ बेहतर दिखाई दे रही है या वैसी दिखाई दे रही है? आपकी राय क्या होगी? देखिए, बाकी स्टॉक 50-52% पिटे हैं, ये स्टॉक 36% पिटा है, तो रिलेटिवली तो बाकी से स्थिति अच्छी है। बट इवेंचुअली ये स्टॉक भी अपना 420 423 का सपोर्ट गिव अप करेगा और धीरे धीरे करके 311 रुपए आते हुए दिखेगा। तो क्वार्टरली वी वर कंप्लीटली इंक्लाइन डाउनवर्ड है। 1200 पॉइंट की रैली में स्टॉक में 20 रुपए 22 रुपए की मूव आई है, यानी 5% की मूव आई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी सेलिंग है इस काउंटर में। और प्रॉब्लम दूसरी है, इन सारे काउंटर्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पिछले 2 महीने में आई है, वो है कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कंप्लीटली गायब हो गई है। जो वॉल्यूम्स बड़े बड़े आपको दिखते थे बैक बाय इंस्टीट्यूशन, वो अपना माल बेच के निकल चुके हैं। तो अब जो लेन देन हो रहा है वो रिटेलर्स में आपस में हो रहा है, वहाँ इंस्टीट्यूशन की कोई एक्टिविटी नहीं है। तो जब तो कोई भी स्टॉक को बड़ा मूव करने के लिए, रिकवरी के लिए इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की जरूरत होती है। आपके मेरे 1000 2000 5000 शेयर खरीदने या बेचने से स्टॉक में तेजी नहीं बनती है। तो इंस्टीट्यूशन अब बाहर हो चुके हैं, तो ये अपने वजन से धीरे धीरे काउंटर गिरते रहेंगे। हम्म, चलिए, तो फिर अब क्या ही किया जा सकता है। लेकिन एक रेलवे से जुड़ी हुई एक कंपनी और है, इस पर काफ़ी सारे सवाल आए थे, वो है जुपिटर वैगन। JWL वैगन बनाती है कंपनी, और इसमें भी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी रिकवरी रही थी। आज सुबह बहुत तेज़ था ये, फिर अब ठंडा पड़ गया है। आधे % की मजबूती रह गई है, 492 के आसपास। जुपिटर वैगन में क्या करना चाहिए सर? सुबह रिकवरी तेज़ थी, अभी प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए। आपकी टिप्पणी? देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ ब्रेकआउट से आपको प्ले करना है तो 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के पास प्ले कीजिए, कि लेफ्ट साइड में कोई रेजिस्टेंस ना हो। आज स्टॉक ने 4 दिन की टाइटनेस से ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई की रेंज से तेज सेलिंग आ गई, तो ब्रेकआउट फेल होने लगा। इसलिए लेफ्ट साइड में कभी भी रेजिस्टेंस होता है तो ब्रेकआउट नहीं प्ले करना चाहिए। धीरे धीरे काउंटर, आप प्री बजट रैली में शायद ये पार्टिसिपेट करे तो आपको एक बार 525 530 तक मिल जाए, बट इवेंचुअली 445 तोड़ के काउंटर 354 तक आते हुए दिखेगा। बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, 38% 39% ऑलरेडी गिर चुका है, डीपर पुल बैक ले रहा है जो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो हो सकता है आपको 5-7% की और अपसाइड मिल जाए, बट उसके बाद डाउन साइड करंट मार्केट प्राइस से कम 30-40% की रहेगी। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, वो है HEG में 2 दिन के अंदर क्या मूव देखने को मिला है और क्या कुछ खबरें हैं, जरा पहले स्क्रीन पर वो लेकर के आते हैं। खबर यहाँ पर यह है कि चीन ने जो है वो चिप निर्माण के जो महत्वपूर्ण उपकरण जो होते हैं ना, उसके एक्सपोर्ट पर जो है सख्ती कर दी है, बल्कि एक तरीके से बैन लगा दिया है। ख़ास तौर से वो उपकरण जो कि सीधे सीधे अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, तो ये जो है उस पर, उसके एक्सपोर्ट पर जो है वो पाबंदी लगा दी है। इन उपकरणों में जो नाम सामने आए उसमें गैलियम है, जर्मेनियम है, एंटीमोनी है, ग्रेफाइट की जो कुछ फाइन उत्पाद होते हैं वो हैं। तो ये तमाम चीज़ों पर एक्सपोर्ट लगा दिया गया, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। अब HEG को कैसे फ़ायदा होगा इसका?
एचईजी को फ़ायदा इसलिए होगा कि कंपनी की जो ग्रेफाइट उत्पादन की जो सालाना उत्पादन क्षमता है वो है करीब 80,000 टन। ये अब तक लंबे समय से थी, लेकिन अब जो है कंपनी ने जो अपना एक्सपेंशन पूरा किया है, इसकी उत्पादन क्षमता हो गई है 1 लाख टन सालाना। और अब जो अगर सप्लाई वहाँ से बाधित होती है चाइना से, तो उसका फ़ायदा जो है वो सीधे सीधे एचईजी ग्रेफाइट जैसी कंपनियों को इसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। अब जो है एचईजी के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है सर। अभी भी 12% ऊपर जो है शेयर ट्रेड करता हुआ, और कल भी 15 के आसपास % की ऊपर की तेज़ी थी। पिछले 5 कारोबारी सत्र में ये जो है करीब 30-31% चल चुका है। अपना 52 वीक हाई आज नया बनाया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी एचईजी पे पहले और उसके बाद ग्रेफाइट पर? कैसा लग रहा है सर चार्ट्स पर ये? देखिए, एचईजी में 165 हफ्ते का वीसीबी पैटर्न का ब्रेकआउट आया है स्टॉक में एट दी रेट ऑफ 505। तो यहाँ से टारगेट 700 रुपए करीब का बनता है। पिछले 2 दिन में एक्सेप्शनली हाई वॉल्यूम रहे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज इसका 2 मिलियन का है। कल का वॉल्यूम लगभग 17-18 मिलियन था। आज का वॉल्यूम 34 मिलियन है। तो ये बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। 700-750 रुपए तक स्टॉक जा सकता है, और अगर वो निकलता है तो ऑलमोस्ट 2018 के बाद 6 साल लग जाएंगे इसको अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने में। तो 700 रुपए पे एक बार रिवाइज करेंगे टारगेट। फिलहाल के लिए 700 रुपए पकड़ के चलना चाहिए। वहीं ग्रेफाइट में अगर देखें तो ग्रेफाइट में भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। एक बार के लिए स्टॉक पे 620 पे रेजिस्टेंस है। जैसे ही वो निकालेगा मोमेंटम 748 तक मिल जाएगा। एचईजी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन के मतलब कल और आज का वॉल्यूम मिला के एचईजी ने क्लियरली अपने आप को विनर एस्टैब्लिश कर लिया है। तो इन दो में से ग्रेफाइट और एचईजी में से एचईजी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। ग्रेफाइट में भी आज अच्छी तेज़ी है, 5.66% की तेज़ी, 603 रुपये 40 पैसे का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर अभी जो हमने स्विगी पे बात की थी, तो बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ उसी समय जोमेटो को लेकर के भी आई थी। तो अगर एक लाइन की टिप्पणी अगर आपकी जोमेटो पर भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जोमेटो 2.25% ऊपर है, 286-287 के आसपास। स्विगी और जोमेटो, इन दो में से आपको चुनना हो तो आप भरोसा किस पर ज़्यादा करेंगे, स्विगी पर या जोमेटो पर? देखिए, फिलहाल तो जोमेटो पैसा कमा के दे रहा है अपने शेयर होल्डर को, तो मैं जोमेटो पे भरोसा करूंगा। लेकिन स्विगी भी वही है लड़का जो धीरे धीरे मतलब अब वापस से टॉपर्स की कैटेगरी में आने लगा है। धीरे धीरे अच्छे नंबर ले आएगा। तो अभी उसमें उम्मीद है, जिस दिन वो उम्मीद पूरी करेगा उस पर ही पैसा लगाएंगे। फिलहाल के लिए जोमेटो में टाइटनेस से ब्रेकआउट आ रही है 87 डेज की। तो ये स्टॉक 320-322 तक रैली कर सकता है। थोड़ा सा लेट स्टेज है, कम वॉल्यूम पे ब्रेकआउट ट्रेड कीजिएगा, बट कर सकते हैं 320 तक के लिए। तो ये फिलहाल के लिए जोमेटो पर राय निकल करके आती हुई। ब्रिथिन बोस जी जानना चाह रहे हैं, बहुत देर से कह रहे हैं कि सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर कोई व्यू बता दीजिए। 315 की मैंने बाइंग कर रखी है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सर एक और पोर्ट से जुड़ी हुई कंपनी, अपने क्षेत्र में यहाँ पर ये लोग सिर्फ 2 ही लोग कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अदानी साहब की कंपनी है, दूसरी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है। अभी 1.5% ऊपर है, 326 का लेवल। आपकी टिप्पणी क्या होगी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के? देखिए, अगर आपको पोर्ट में बहुत बेहतरीन प्ले करना है अगले 3-4 साल के लिए, तो आपको वैल्यूएशन देखनी होगी। वैल्यूएशन में अदानी पोर्ट काफी रिच है, और ये काफी डिस्काउंटेड प्राइस है कंपेयर टू अदानी पोर्ट। अगर अदानी पोर्ट के बराबर भी वैल्यूएशन जाती है तो 700 रुपए का लेवल आता है, और अगर उनको सरपास करते हैं तो और लंबे लेवल आएंगे। तो मैं टारगेट प्रिडिक्ट करने की जगह इस काउंटर में धीरे धीरे वीकली या मंथली के जो मेजर सपोर्ट्स जब क्रॉस होते हैं, रेजिस्टेंस क्रॉस होते हैं और सपोर्ट में कन्वर्ट होते हैं, उनके नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको छोड़ देने के मूड में ज्यादा रहता हूँ। मेरी फैमिली के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़े हुए हैं। बहुत आराम से 700 रुपए का तो टारगेट दिख रहा है, बट वहां पे भी शायद जब तक 700 आएगा इनके और अच्छे फंडामेंटल सुधरते हुए दिख जाएंगे, तो टारगेट हम अपसाइड ही रिवाइज करते हुए दिखेंगे। तो अगर आपका नजरिया 3 से 5 साल का है तो बिल्कुल इस स्टॉक में आप होल्ड करके चल सकते हैं। डिप्स पे कहीं भी 300 के आसपास वापस मिले तो और ऐड करना चाहिए। 700 रुपए तक का तो टारगेट मिलना ही चाहिए। ठीक सर, और इसी के साथ समाप्त करते हैं हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स को।